So, in today's lecture, we will be discussing about the third organ of the constitution, that is the judiciary, which is very important as a law aspirant. It is very important as from the purpose of your examination. This topic is of utmost importance, okay? Because there are only three organs in the parliament, that is the executive, the legislature, and the third one is judiciary. We have already discussed about the executive and the legislative, so now it's time to discuss about judiciary. So, in this lecture, we will be discussing about the Supreme Court, its composition, appointments, qualification, term, and removal, which is a very important topic from the perspective of exams, any judicial exam. So, the first thing which we will be discussing is what is the composition of Supreme Court. So, when the Supreme Court started, so the first composition is of 8 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट शुरू सबसे पहले शुरुआत हुई थी पार्लियामेंट की, तो सबसे पहले जो जजेस थे वो 8 जजेस की कंपोजिशन रखी गई थी इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि 8 जजेस होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वैसे 7 जजेस और उसके अलावा एक जज और दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 8 जजेस की कंपोजिशन स्टार्टिंग में रखी गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज द कॉम्पोजिशन, ठीक है। बट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को एक्सटेंड कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, एक बिल लाकर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस को जो स्ट्रेंथ है, जो कॉम्पोजिशन है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसको कौन एक्सटेंड करता है? उसको एक्सटेंड करता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो आज के टाइम में करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि आज के टाइम में 30 जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हो गए? 31, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जजेस इज 31, 30 other judges, and one is the chief justice of India. So this is all about the composition of the judges of the Supreme Court. Second important thing is appointment. So appointment we will be discussing later on. We will That is an important topic which is given under Article 124 subclause 2 of the Indian Constitution. So appointment we will be discussing later on कि क्या क्या केसेस हुए, क्या क्या सिनारियोज हैं, क्या क्या कोलिजियम सिस्टम था, एनजेएस कैसे, एनजेएसी कैसे बना, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन कैसे बना, 99th अमेंडमेंट के थ्रू उसको बनाया गया, ठीक है। तो ऑल दिस वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन. What are the essential qualification which is needed? The first and the foremost is the citizenship of India. A person to be appointed as a judge of the Supreme Court, that he should be a citizen of India. उसको citizen of India होना कंपलसरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ही शुड, पहली चीज़, 5 year जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। ही शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज ही शुड बी एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 consecutive years, 10 consecutive years के लिए या तो वो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हो या फिर 5 साल के लिए कम से कम हाई कोर्ट के जज हों। तो ऐसा बंदा ही क्वालिफाइड है टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दिस इज the minimum qualification. And the third and the most important is, which is asked in many judicial exams, that is, the third qualification is distinguished jurist in the opinion of president. प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। हालांकि इस क्वालिफिकेशन के थ्रू आज तक इंडिया में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन स्टिल एंड इट इज़ ओनली प्रेजेंट in the qualification of Supreme Court judges and nowhere else, not in the High Court judge. High Court judge वगैरह कहीं पर ये क्वालिफिकेशन नहीं है। ये क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है कि इफ़ अ पर्सन इज डिस्टिंग्विश्ड jurist in the opinion of the president of India, then he is qualified and he can be appointed as a judge in the Supreme Court of India. But still, this type of qualification or this type of appointment has never been done by the president of India, ठीक है। तो इस तरीके की president of India ने कभी भी
नहीं करी है। अमूमन जो तरीका है वो कोलिजियम अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो कोलिजियम है, वही ज़्यादातर फॉलो होता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टर्म, ठीक है। तो टर्म जो है वो एक फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, फिक्स्ड टेन्योर इज नॉट देयर। अ पर्सन कैन बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो रिटायरमेंट की एज 65 है, उससे पहले कभी भी अपॉइंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर जज को। रिटायर कितनी एज में होना पड़ेगा? रिटायरमेंट की उसकी एज है 65 ईयर्स, ठीक है। तो 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट की अगर मान लो 60 साल की उम्र में उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो वो 5 साल टेन्योर होगा। 62 साल की उम्र में अपॉइंटमेंट हुआ तो 3 साल टेन्योर होगा। 64 साल की उम्र में अपॉइंटमेंट हुआ तो 1 साल टेन्योर होगा। तो इसलिए फिक्स टेन्योर नहीं है, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन बी आस्क्ड इन द जुडिशियल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला केस फर्स्ट जजेस केस जो कि आया 1982 में। सेकंड केस दैट इज जो आया 1993 में, एंड द थर्ड जजेस केस इज़ 1990। और उसके बाद फोर्थ जजेस केस है जिसमें NJAC बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ जजेस बनाया गया, ठीक है। तो अब हम इन चारों इम्पॉर्टेंट केसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या केसेस सामने आए और क्या क्या डिसीजंस उसके हिसाब से दिए गए, और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या रोल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए ही अपॉइंटमेंट में जो एग्जीक्यूटिव का रोल है उसको मिनिमम रखा गया, ठीक है। लेकिन दैट वी विल बी स्टडी थ्रू दीज केसेस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में? आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 साफ साफ बात कहता है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन विद कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होनी है तो कंसल्टेशन अदर जजेस से लेगा, और जब अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है तो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट किससे करेगा? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जजेस की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके लिए कंसल्टेशन किसकी ज़रूरी होती है? कंसल्टेशन जो होती है वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है ये इस एक वर्ड के ऊपर है, दैट इज़ द कंसल्टेशन, ठीक है। कंसल्टेशन की रियल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसी के ऊपर, इसी वर्ड के ऊपर फर्स्ट केस होता है, फर्स्ट जजेस केस 1982। ये फर्स्ट जजेस केसेस जो है ये एक तरीके से निक नेम है जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड केसेस का, ठीक है। ये ओरिजिनल नेम नहीं है, दैट आई विल टेल यू लेटर। बट ये जो है आप ऐसे भी अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो ऐसे भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट जजेस केस में बेसिकली क्या चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है? द वर्ड कंसल्टेशन इज डिस्कस, ठीक है। कंसल्टेशन वर्ड पर ही सारा का सारा डिस्कशन होता है कि कंसल्टेशन का रियल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला जाता है? कंसल्टेशन इज ओनली मियर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। दस नॉट कॉन्क्यूरेंस इज दियर, कंसल्टेशन इज नॉट कॉन्क्यूरेंस, ठीक है। कंसल्टेशन क्या है? सिंपली मियर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, कॉन्क्यूरेंस नहीं है, ठीक है। जो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट जजेस से ले रहा है या चीफ जस्टिस से ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मियर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, मियर रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। वो कॉन्क्यूरेंस नहीं है। कॉन्क्यूरेंस नहीं है का मतलब हो गया कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिंपल सी रिकमेंडेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया? प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। ये हेल्ड किसने किया? ये हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट जजेस केस में, ठीक है।
द वर्ड कंसल्टेशन is means only mere exchange of ideas but not concurrence नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड नहीं है किसकी एडवाइस लेने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस मानने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, फर्स्ट जजेस केस की हेल्ड हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ती गई और बहस होती रही, तो इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट केस आता है सेकंड जजेस केस 1993 में, ठीक है। अब पहले केस में क्या चीज़ क्लियर हो गई कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो मेयरली बाउंड नहीं है, उसके पास सोल पावर है, वो उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की या अदर जजेस की एडवाइस से बाउंड नहीं है व्हेन ही इज मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें पावर किसको दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी गई, ठीक है। अब अगर कभी भी एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाएगी तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ एक बहुत बड़ा खतरा के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट में ही एग्जीक्यूटिव का इंटेलिजेंस रहेगा, ठीक है, तो जब अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है एग्जीक्यूटिव जजिस को, और अगर जजिस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है तो फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं कही जा सकती, ठीक है। इसीलिए 1993 में जो सेकंड जजिस केस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करती है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कंसल्टेशन इज कॉन्क्यूरेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कंसल्टेशन कॉन्क्यूरेंस है, यानी कि मैंडेटरी है। जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, वो एडवाइस अब मैंडेटरी कर दी गई, कॉन्क्यूरेंस कर दी गई। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना करता है किसी के अपॉइंटमेंट के लिए तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस के बिना किसी जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये पहली बार किस में करा गया, 1993 में सेकंड जजिस केसेस में। अब दोनों को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर दिया गया कि चीफ जस्टिस की एडवाइस और अदर जजेस की एडवाइस, अब इसमें भी सिंगल चीफ जस्टिस एडवाइस नहीं देगा, चीफ जस्टिस के लिए भी ये बात रखी गई 1982 के डिसीजन में कि चीफ जस्टिस भी दो सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस लेगा, कि यानी कि तीन जजेस की एडवाइस पर ही किसी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट तब अपॉइंट करेगा उसको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव से पावर्स ले ली गई, पावर्स किसको दे दी गई, जुडिशरी को पावर दे दी गई। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो जजेस जिसको रिकमेंड करेंगे उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एज एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहले वाले में पावर किसके पास थी, एग्जीक्यूटिव के पास थी, दूसरे वाले में पावर दोबारा से किसको दे दी गई, जुडिशरी ने खुद अपने हाथों में ले ली, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बनी रह सके, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब थर्ड केस होता है, थर्ड केस में बेसिकली द कोलिजियम सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। कोलिजियम सिस्टम जो फॉर्म होता है वो थर्ड केस में होता है। थर्ड केस में भी सेम चीज़ें रहती हैं कि कंसल्टेशन कॉन्क्यूरेंस है, ठीक है, लेकिन अब अपॉइंटमेंट के लिए जो कोलिजियम फॉर्म करा गया उसमें उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी गई, दो जजेस से बढ़ाकर चार जजेस को वहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अब चार जजेस जो है वो डिसाइड करेंगे किसी का अपॉइंटमेंट, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर पांच जजेस डिसाइड करेंगे। इसी को कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। एक कोलिजियम फॉर्म कर दिया गया कि पांच जजेस जो है वो अपॉइंटमेंट डिसाइड करेंगे किसी नए जज का, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, वो फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, फिर प्रेसिडेंट अपनी मोहर उसमें लगाएगा। लेकिन अब इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रखी गई, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में सीजीआई को कंसल्ट करके देना था, ठीक है, और सीजीआई को कॉन्फ्रेंस दी गई थी, सीजीआई की जो बात थी वो कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट के लिए। अब क्या है, और जजेस को भी थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस दिया गया कोलिजियम सिस्टम में। अब हम इसको केस वाइज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पांच जजेस हो गए, चार अदर जजेस और पहला एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पांच लोग हो गए फाइनली किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप केस वन मान लेते हैं, किसी बंदे का अपॉइंटमेंट होने के लिए आया सुप्रीम कोर्ट में, तो दो जजेस जो थे उन्होंने तो फेवर में वोट किया कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और दो जजेस ने क्या किया, दो जजेस ने अगेंस्ट में वोट किया कि इनका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सोल क्राइटेरिया किसके पास बचा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास डिसीजन है, वो चाहे तो उसका अपॉइंटमेंट कर सकता है और चाहे तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो चार लोगों के वोट थे उसमें से दो तो उसके फेवर में और दो अगेंस्ट में। तो अब सोल क्राइटेरिया इसका बचा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब दूसरा केस इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी का अपॉइंटमेंट होने के लिए आया और 3 जजेस ने, 4 जजेस का जो हमने अभी पढ़ा है कि 4 जजेस होने चाहिए, उन 4 जजेस में 3 जजेस ने तो फेवर में वोट किया और एक जज ने किया अगेंस्ट में वोट। 3 जजेस बोले कि इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एक जज बोला इसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अब इसका जो रिकमेंडेशन है वो गया किसके पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्शन कर दिया, तो भले ही 3 जजेस का वोट वहां पर था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक तरीके से कह सकते हैं सोल पावर है। अगर 3 जजेस का डिसीजन भी है और फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना कर देता है तो भी उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब दोनों के पास ही कॉन्करेंस पावर्स दे दी गई हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा केस क्या हो सकता है कि 3 जजेस ने उसको रिकमेंड किया और चीफ जस्टिस ने भी उसको रिकमेंड कर दिया, तो उसका फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर और लोगों को भी इंपॉर्टेंट, अब चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है कि 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो 3 लोगों ने अगर उसके अपॉइंटमेंट का रिजेक्शन कर दिया और एक ही ने उसको फेवर किया, तो ऐसे केस में फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से कोलिजियम सिस्टम फॉर्म किया गया जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे और इंटरनली भी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में ही सारी पावर नहीं रहे, और भी 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी उसके अंदर कुछ सेइंग अपनी रखें। ठीक है, इसीलिए कोलिजियम सिस्टम को फॉर्म किया गया ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। ये किस में फॉर्म किया गया? ये 3rd जजेस केस में इसको फॉर्म किया गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ऐसा जुडिशरी ने क्यों किया कि सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव के हाथों में से ले ली व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ही ये काम किया गया था कि जुडिशरी के अंदर अगर जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर अगर किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस या इंटेलिजेंस रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो जजेस हैं दैट टू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट अपॉइंटमेंट, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट, सारी पावर्स जो है दैट इज गिविंग टू द जुडिशरी। ठीक है, अब सवाल आता है दूसरा इंपॉर्टेंट कि क्यों ऐसा, क्यों हुआ, ऐसे क्या सिनेरियोस खड़े हुए जिससे सारी की सारी पावर्स जो थी वो ले ली गई। ठीक है, तो अब 1973 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू अराइज होता है। ठीक है, 1972 तक एक कन्वेंशन फॉलो हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनता था जो कि सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा 1972 तक, उसको ही जज बनाया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ही बनाया जाता था। दिस इज द कन्वेंशन विच वॉज फॉलोड सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंट में यही कन्वेंशन फॉलो होता आ रहा था। लेकिन 1973 में क्या होता है? 1973 में A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। हालांकि वो चौथे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जज और होते हैं, लेकिन इस कन्वेंशन को तोड़ते हुए, ठीक है, प्रेसिडेंट किसका अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट चौथे बंदे का अपॉइंटमेंट करता है, चौथे सीनियर मोस्ट जज दैट वाज A.N. रे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कन्वेंशन को तोड़ा जाता है। अब इस कन्वेंशन को तोड़ने के पीछे रीजन क्या था? 1973 में हम सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया था, दैट इज द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन विच अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी। द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज गिवन इन द केशवानंद भारती केस, दैट इज द preamble is an integral part of the constitution of India, and hence the basic fabric which is embedded in the constitution by our forefathers cannot be amended। ठीक है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 जजेस जो थे इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर एक कर्ब लगा दिया था। ठीक है, तो इस डिसीजन को देने में इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस का हाथ था। ठीक है, और इस चौथे बंदे को सीजीआई बनाने के बाद ये 3 जजेस जो हैं वो रिजाइन भी कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, लेकिन फिर भी इस बात को भी कोई तरजीह नहीं दी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं देखती, वो दे दिया अपॉइंटमेंट, उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो सबसे पहला इंस्टेंस तो ये होता है, क्यों हुआ, पार्लियामेंट ने अपनी पावर का मैलिफाइड यूज़ किया, क्योंकि उसके हक में डिसीजन नहीं दिया गया था केशवानंद भारती केस का, और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी बना दी गई, और एक तरीके से पूरा का पूरा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट में फिर एक ड्राफ्ट करने की भी इस चीज़ को कोशिश की गई। केशवानंद भारती से बहुत सी चीज़ें इन्फ्लुएंस भी हुई। तो ठीक है, तो 1973 का जो डिसीजन था, ये इन 3 जजेस ने गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ दिया था। तो इस चीज़ का गुस्सा निकालते हुए और अपनी डिक्टोरियल पावर को यूज़ करते हुए, डिक्टेटरशिप दिखाते हुए, उन्होंने क्या किया, कन्वेंशन तोड़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का। तो ये तो हो गया पहला इंस्टेंस, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस कब हुआ, दूसरा इंस्टेंस हुआ 1977 में, ठीक है। एम यू बेग वॉज मेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि उनसे एक सीनियर मोस्ट जज वॉज देयर, एक सीनियर मोस्ट जज दैट इज HR खन्ना वॉज देयर। HR खन्ना जो थे वो उनसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज थे, जिनको जो वहाँ पर थे, और उनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बना दिया गया, MU बेग को 1977 में। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इमरजेंसी के टाइम पर HR खन्ना ने डिसीजन दिया कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे इवन एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम में भी आर्टिकल 20 और 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियो पार्टी के अगेंस्ट जो राइट्स एक प्रिजनर को मिले हुए हैं, एक अरेस्टी को मिले हुए हैं, उनको टेकन बैक नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको नहीं वापस लिया जा सकता, वो इंटैक्ट रहते हैं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिसीजन था एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी विच वॉज दियर इन 1975 टू 1907। तो इस चीज़ से नाराज़ होकर डिक्टोरियल पावर दोबारा पार्लियामेंट ने दिखाई, ठीक है, कि सीनियर मोस्ट जज के होते हुए भी किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए जो सेकंड जजेस केस था, उस केस में जुडिशरी ने अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट से बिल्कुल सेट असाइड कर दिया गया, और ये रूल भी बना दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा वो बंदा होगा। केस में याद रखना, सेकंड जजेस केस में 1993 में, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ वो बंदा होगा जो कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दीज डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया, पहले केस में एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई थी, दूसरे केस में पावर वापस ले ली गई, तीसरे केस में और पावर को सख्त कर दिया गया। अब चौथा इंस्टेंस भी होता है, फोर्थ जजेस केस भी, जिसको हम निकनेम दे सकते हैं, वो क्या होता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज मेड इन द ईयर 2015 बाय द NDA गवर्नमेंट, ठीक है। NDA गवर्नमेंट के द्वारा ये NJAC बनाया गया, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए ये पूरी एक कोलिजन फॉर्म की गई, कोलिजन सिस्टम को ख़त्म कर दोनों एक्ट राज्यसभा लोकसभा से पास किए गए और NJAC बना दी गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, इसीलिए इसको स्टेट से रेक्टिफाई कराना भी ज़रूरी था, तो स्टेट ने भी रेक्टिफाई कर दिया और एक पूरा एक कमीशन बना दिया गया। अब इसकी कॉम्पोजिशन सुनिए, ठीक है। इसमें अपॉइंटमेंट के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल होगा, कौन कौन लोग इसमें अपॉइंटमेंट करते हैं अगर ये कोलिजियम सिस्टम होता, ठीक है। सबसे पहली चीज़, बोथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात तो पहले से क्लियर है कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। विद कंसल्टेशन किस में करेगा, किन से करेगा, तो विद कंसल्टेशन के लिए बहुत से लोगों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा NJS की कोलिजियम में, ठीक है। जुडिशियल इस कमीशन में कौन कौन लोग मेंबर होंगे अपॉइंटमेंट के लिए, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड है 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को रखा गया, यानी कि 3 मेंबर तो ये होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को रखा गया। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब लॉ मिनिस्टर कौन होता है, MP होता है। MP कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव होता है एक तरीके से। लॉ मिनिस्टर कौन हो गया, वो भी एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का इंटेलिजेंस कर दिया गया। उसके अलावा 2 मेंबर्स और होंगे, ठीक है। पहला तो चीफ जस्टिस हो गया, उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस और हो गए, तो 3 हो गए। तीसरा कौन हो गया, लॉ मिनिस्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव का ही मेंबर होता है, 4 लोग होगा। इनके अलावा 2 लोग और होंगे, 2 मेंबर्स और होने चाहिए। अब उन मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, एंड थर्ड इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। उन 2 मेंबर्स को ये 3 लोग मिलकर नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ठीक था, लेकिन PM
एंड लीडर ऑफ अपोजिशन वर ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दीज टू अदर मेंबर्स। ठीक है, तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को पावर देने की फिर से पुरजोर कोशिश करी गई, लेकिन ये कोशिश भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 16 अक्टूबर 2015। ठीक है, तो दोबारा से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया और फिर से हम उसी कोलिजियम सिस्टम पे आ गए जो थर्ड केस में हमने डिस्कस किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द सिनेरियोज, ऑल द केसेस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ठीक है, अब हमने अपॉइंटमेंट समझ लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द रिमूवल दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द रिमूवल। तो रिमूवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ग्राउंड्स क्या क्या रहेंगे। रिमूवल करना भी बहुत एक पेचीदा प्रोसेस है, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि अगर इजीली किसी जजिस को हटा सकता है पार्लियामेंट, तो अगर हटा सकता है तो फिर कहीं ना कहीं जजिस फिर से इन्फ्लुएंस होंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन रखने के लिए जजिस के जो अपॉइंटमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा, जजिस का जो रिमूवल है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टेंट बनाया गया। ठीक है, अब वो कैसे होता है, सबसे पहली चीज़ ग्राउंड्स क्या क्या है। पहला, प्रूव्ड इनकैपेसिटी। सिर्फ दो ही ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है प्रूव्ड इनकैपेसिटी, अगर वो किसी भी तरीके से इनकेपेबल हो जाए टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ ही इज़ वेरी सिक, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो जाए। ठीक है, तो उस केस में दूसरी चीज़ मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट, या वो अपने काम को करने में किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट करे, यानी कि करप्शन अगर करे, करप्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसी के अंदर मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। मैल प्रैक्टिस करे, मैलफाइड जजमेंट्स दे, इस तरीके की। ठीक है, तो ये दो ही ग्राउंड हैं जजिस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड होता है तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है मोशन लेकर आना। मोशन कौन लेकर आना है, मोशन लेकर आने के लिए अगर लोकसभा में मोशन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कम से कम पहले 100 मेंबर लोकसभा के साइन करके देंगे कि हाँ भाई हम इस चीज़ का मोशन लाना, हम रिमूवल ऑफ जजेस का मोशन लाना चाहते हैं, क्योंकि जजेस ने कोई सा भी या तो प्रूव इनकैपेसिटी कर दी है या फिर मिसबिहेवियर कर दिया है। ठीक है, तो हम एक तरीके से इसका एक मोशन लाना चाहते हैं। ठीक है, जब ये, और अगर राज्यसभा में इसको लेकर आना होगा तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स साइन करेंगे राज्यसभा के कि हम एक ऐसा मोशन लाना चाहते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के जज को रिमूव करने का मोशन लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो साइन ही लोकसभा में 100 मेंबर करेंगे, उसके बाद 50 मेंबर करेंगे। ठीक है, ये साइन करके किसको देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राज्यसभा का कौन होता है, चेयरमैन, और लोकसभा का कौन होता है, स्पीकर। तो अब स्पीकर को दिया जाएगा। अब स्पीकर के पास फिर से पावर आ गई। स्पीकर चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो इस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला तो इतने मेंबर्स का इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है साइन करना, और दूसरी चीज़ तो साइन करके स्पीकर को देगा, तो स्पीकर के ऊपर भी होता है, स्पीकर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और चाहे तो एक कमेटी फॉर्म कर दे। ठीक है, कि ताकि ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। ठीक है, अब कमेटी में कौन कौन में होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही रिमूवल हो रहा है तो अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है। दूसरा, एक जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, और तीसरा कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। तो इन 3 मेंबर्स की एक कमेटी भी जो है वो स्पीकर बना सकता है, ताकि भाई वो एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या रिजेक्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, या तो फिर एक कमेटी फॉर्म कर सकता है जिसमें कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर किसी और जजिस के ऊपर कमेटी, किसी और जज का रिमूवल होना है, और अगर चीफ जस्टिस का रिमूवल होना है तो कौन होगा, कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। दूसरी चीज़, जज ऑफ हाई कोर्ट, उसका मेंबर होगा। और तीसरा, डिस्टिंग्विश्ड जूरीज। तो इन लोगों की कमेटी बनाएगी जो ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो मोशन लाया गया है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर फिर वो कमेटी इस चीज़ को रिकमेंड करके स्पीकर को बताएगी कि हाँ भाई ये सही है, तो स्पीकर फिर अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप इस पर आप चर्चा कर सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिमूवल के लिए वोटिंग की कौन सी मेजोरिटी की ज़रूरत होगी। ठीक है, रिमूवल की जब अंडर कंसिडरेशन होगा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होगी। स्पेशल मेजोरिटी हमने पढ़ी थी कौन सी वाली, स्पेशल मेजोरिटी
एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ सीट का 50%, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की 50%। लोकसभा है तो 273, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट वोटिंग का 2/3 मेंबरशिप, प्रेसिडेंट और वोटिंग जो है उनकी 2/3 होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिनिमम 273 लोग तो उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे ही करेंगे, मतलब उसको रिमूव करने के सपोर्ट में वोट करेंगे ही करेंगे। और 273 से ऊपर फिर जितने लोग प्रेजेंट है हाउस में उसका भी 2/3 होना चाहिए। तो ठीक है, मिनिमम नंबर 273 उसमें हो गया। और इस राज्यसभा में कितना हो गया? मिनिमम 126 हो गया, ठीक है। तो इस स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में वोटिंग होगी, और फिर दोनों हाउसेज में वोटिंग होने के बाद तीसरी चीज़ क्या होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट होगी। तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इंडिया में आज तक किसी जज का रिमूवल हुआ है? इंडिया में आज तक किसी भी जज का रिमूवल नहीं हो पाया है पार्लियामेंट के द्वारा। 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, लेकिन दोनों ही इंस्टेंसेस में प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने से पहले जजेस ने खुद से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। जब उनको पता चल गया कि भाई मेरा रिमूवल होने वाला है थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर एक बार रिमूवल हो जाएगा फिर उसको कोई ग्रांट्स वगैरह नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन अगर जज रिज़ाइन कर देता है तो उस रेजिग्नेशन पे उसको ग्रांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन जजेस ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया अपने रिमूवल से, ठीक है, ताकि वो आगे होने वाली और भी जो उनको मिलने थे फ़ायदे उन उसको वो कम से कम बचा लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टर्म एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।